बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन सीकेंट मेथड के बारे में है। आज हमने ये देखना है कि सीकेंट मेथड जो है ये क्या है, कैसे काम करता है और किस तरह ये रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वन वेरिएबल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के जो हम को लेक्चर पढ़ रहे थे, ये उस सीरीज का हमारा आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड पॉइंट आइटरेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं और न्यूटन फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम न्यूटन रॉप्सन मेथड भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी स्लाइड है जो हमारे तमाम लेक्चर में हमने सेम रखी है, क्योंकि इसी को बेसिकली हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अपने तमाम लेक्चर्स में। तो ये जो फोर्थ प्रोग्राम है सीकेंट मेथड, इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये क्या है, सीकेंट मेथड को न्यूमेरिकली कैसे देखते हैं हम, इसकी लॉजिक क्या है, फार्मूला कैसे बनाया जाता है, एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे और फिर इसको प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है उसी से हमने स्टार्ट करना है। न्यूटन मेथड जो कल हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। न्यूटन फार्मूला बड़ा एफिशिएंट एक वे है, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी कन्वर्ज करता है और बहुत एक्यूरेट रूट फाइंड करके देता है हमें। लेकिन उस फार्मूला में एक टेक्निकल इशू है, वो ये है कि उसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है हमें न्यूमेरिकली। सम टाइम जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाता है, एनालिटिकली डेरिवेटिव नहीं फाइंड होता इतनी आसानी से प्रॉब्लम्स का। तो उस सूरत में आपको जो है न्यूमेरिकली जो फंक्शन डिफाइन करना है वो टफ हो जाता है हमारे लिए। तो फिर हम न्यूटन रॉप्सन मेथड को ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिनका सिंपल एनालिटिक वे से डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता हो। तो उसी फार्मूला के अंदर जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व था, उस डेरिवेटिव वाली टर्म को हम मॉडिफाई कर देंगे और मॉडिफाई इस तरह करेंगे कि उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो नया मेथड बनेगा उस मेथड को हम सेकंड मेथड का नाम देंगे। तो यही हमने बेसिकली किया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए डेरिवेटिव को जो आपके पास है, डेरिवेटिव को हमने स्लोप की फॉर्म में जो है वो डिफाइन किया है। ये स्लोप वाला फार्मूला, आपको सिंपल फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं, तो डेरिवेटिव जो है वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन होता है जो आप किसी कर्व के किसी पॉइंट के ड्रा करते हैं। तो बेसिकली स्लोप का रिलेशनशिप होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर जो कर्व है आपकी, उसमें y एक्सिस पे आप फंक्शन को लेते हैं और x एक्सिस पे आप वेरिएबल को लेते हैं। x आपका जो है वो x एक्सिस पे होता है, y आपका f ऑफ x होता है। तो कोई भी जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उस पे आप दो पॉइंट लेते हैं, उन दो पॉइंट पे जो y है उसका डिफरेंस लेके नोमिनेटर में लिख देते हैं और जो x पे दो पॉइंट बनते हैं उनका डिफरेंस लेके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो पॉइंट जो आपके पास बनते हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा एफ ऑफ पी माइनस वन है। एफ ऑफ एक्स पॉइंट पी के ऊपर आपका फंक्शन है। ठीक है, और ये आपका हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अगर आप इसको स्लोप की फॉर्म में जो है वो देखते हैं, लिमिट आपने अप्लाई की, x से आपने पी एन माइनस वन तक लेके जाना है। जो आपने जो दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं बुनियादी तौर पे, आप उनको डिफाइन कर रहे हैं। तो आपने पी एन माइनस टू फाइंड आउट करना है, दैट इज क्लोज टू पी एन माइनस वन। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ पी एन माइनस वन इज नियरली इक्वल टू एफ ऑफ पी एन माइनस टू, एक्स जहाँ पे था वहाँ पे आपने पी एन माइनस टू लिख दिया, माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन ओवर पी एन माइनस टू माइनस पी एन माइनस वन। बेसिकली आपने x को पी एन माइनस टू से रिप्लेस कर दिया, दो कंजेक्टिव पॉइंट ले लिए, एक पी एन माइनस टू, दूसरा पी एन माइनस वन। ठीक है, सो थोड़ा सा रीअरेंज किया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब आपके पास डेरिवेटिव की एक नई डेफिनेशन मौजूद है। अगर आप इसको न्यूटन फार्मूला में पुट कर दें तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, so using this approximation f prime of p n minus वन, जो न्यूटन फार्मूला है, f प्राइम प्राइम डेरिवेटिव के लिए ये प्राइम है, बेसिकली अलग ऐसे था जैसे कॉमा। ठीक है, so f प्राइम ऑफ p n minus वन इन न्यूटन फार्मूला गिव्स दिस रिजल्ट। ये सारी इक्वेशन न्यूटन फार्मूला वाली है। वहां पे था
एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो जो डिनोमिनेटर में एफ प्राइम ऑफ एक्स था उसकी वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है वो आपने पुट कर दी, तो आपके पास ये जो नया फार्मूला बना है इसको हम सेकंड मेथड कहते हैं। सेकंड मेथड में आप अगर देखें तो दो पॉइंट इन्वॉल्व हैं। थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट आपके पास इन्वॉल्व हैं, n-1 और n-2। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके पास इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो अगर आपने पी एन फाइंड आउट करना है तो आपको पी एन माइनस वन भी चाहिए और पी एन माइनस टू भी चाहिए। सो पी एन विल बी इक्वल टू पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई पी एन माइनस वन माइनस पी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एफ ऑफ पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू। तो वही जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन ली थी वो यहाँ आपने पुट कर दी है। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो ऊपर चला गया है, तो आपके पास जो फार्मूला बना इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ी सी बदल गई है। अब ये बुनियादी तौर पे ओवरऑल स्लोप नहीं है, ये सेकंड लाइन ड्रा करके देगा आपको। ठीक है, दो इनिशियल पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट को किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाने वाली जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है उसे आप सेकंड लाइन कहते हैं। तो वो सेकंड लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेप्ट करेगी वो आपका नया पॉइंट होगा। इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे। ठीक है, सो वो स्टार्ट विद टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन पी नॉट एंड पी वन। ठीक है, दो इनिशियल पॉइंट लेंगे। सो द अप्रोक्सीमेशन पी टू is x intercept of the line joining these two points। ये कोऑर्डिनेट्स हैं p नॉट f of p नॉट और p1 f of p1। इन दो पॉइंट्स को जो लाइन मिलाएगी वो लाइन सेकंड लाइन होगी और वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेप्ट करेगी वो पॉइंट हमारा नया गैस होगा। ठीक है, सो हम प्रीवियस पॉइंट को जो है वो एक पॉइंट को छोड़ देंगे, अगला जो गैस होगा उसमें आपके पास अगले दो नए पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, सो जैसे आपके पास यहाँ पे है पी नॉट पी वन, फिर आपके पास होगा पी वन पी टू, फिर आपके पास होगा पी टू पी थ्री एंड सो ऑन। सो इस प्रोसेस को आप जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरह आप सेकंड ड्रा करेंगे और ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल जस्टिफिकेशन है। हाँ, ये देखिए, हाँ, ये आपकी कर्व थी जिसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सिस के अगेंस्ट आपने जो वो ड्रा किया है, वाई पे ड्रा किया है, वाई पे एफ ऑफ एक्स है आपके पास। ये आपका पी नॉट था और ये आपका पी वन पॉइंट था। इस पे फंक्शन की ये वैल्यू है और पी नॉट पे फंक्शन की ये वैल्यू है। ये लाइन जो इन दोनों को मिला रही है, इन दोनों पॉइंट्स को, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे पी वन एफ ऑफ पी वन, इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे पी नॉट एफ ऑफ पी नॉट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन एक सेकेंड लाइन है जो कर्व के दो पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ज्वाइन कर रही है, वो सेकेंड लाइन है और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी हमारा अगला गैस पॉइंट होगा और वो ये P2 आपके पास आ गया। ठीक है, P2 से आपने नए कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को आपने P1 वाले पॉइंट के साथ जो वो ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपका नया रूट P3 आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो आप लेफ्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं, P पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा सोल्यूशन है और इसको हमने फाइंड आउट करना। अब लॉजिक आपको समझ आ गई होगी। चीज़ें जो हमने अब कंसिडर करनी है, जिनका हमें ख्याल करना है, जो ज़रूरी है मैथमेटिकली वजन में रखने वाली, वो ये है कि इस फार्मूले को अगर आप देखें तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए वरना मैथ एरर होगा। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पी एन माइनस वन माइनस एफ ऑफ पी एन माइनस टू, दो फंक्शन की कंजेक्टिव वैल्यूज बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये बराबर हो गई, आंसर जीरो के बराबर आ गया तो मैथ एरर आ जाएगा, आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो है आपने आइटरेशंस कितनी दी हैं, आइटरेशन के ऊपर चेक लगाएंगे। तीसरी चीज जो हमने देखनी है वो है टॉलरेंस, तो हम टॉलरेंस के ऊपर चेक लगाएंगे। और एक खास चीज जो जहन में रखने की है कि पॉइंट्स को इंटरचेंज कैसे करना है। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम डिफरेंट वे से पॉइंट्स को इंटरचेंज करते आए हैं। हम पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है या नहीं, लेस देन जीरो है या नहीं, उस हिसाब से हम नए पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हर दो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे और उसके ज़रिए आप कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे। तो इस तरह हमें सेकंड मेथड कैसे वर्क करता है इसकी समझ आ गई। अब शार्ट साइज का एल्गोरिदम है, इसकी समरी को देख लेते हैं।
सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में जो भी हेडर फाइल्स वगैरह लिखनी होती हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद दो इनिशियल गैस लेंगे x0 और x1, हम उसको नाम देंगे, टॉलरेंस रीड करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन। यहाँ पे हमने चार चीजें जो है वो रीड करनी है। साथ ही एक काउंटर वेरिएबल लगाएंगे, उसका नाम आमतौर पे हम स्टेप लिखते आ रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही जैसा ट्रेंड हो ताकि आपको प्रोग्राम्स को याद रखना जो है वो आसान हो। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, प्रोग्राम में आमतौर पे स्टेप लिखते हैं। आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से कोई भी नाम जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैथ एरर बता दे, ठीक है, और प्रोग्राम से एग्जिट कर जाए। अगर ऐसा नहीं है, यकीनन आम तौर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन सम टाइम अगर ऐसा हो जाता है तो उस सूरत में फिर आप जो है सेकंड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फर्ज किया ऐसा नहीं है तो फिर ये सेकंड मेथड की इक्वेशन लिखी है हमने, इस इक्वेशन को आप एज इट इज अप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप एज इट इज अप्लाई करते हैं। आपने ये ध्यान में रखना कि ये आर्डर क्या है, x1 माइनस एक्स नॉट है और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट है। अब पीछे जो फार्मूला लिख के आए थे उसमें नोमिनेटर का भी आर्डर चेंज किया था, डिनोमिनेटर का भी चेंज किया था, तो दोनों तरह से ये प्रॉब्लम हमारा ठीक है, उससे हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉमिनेटर में भी आर्डर चेंज कर दें, डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों से नेगेटिव कॉमन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, काउंटर वेरिएबल में हर बार आपने एक ऐड करना है ताकि आप चेक कर सकें कि आइटरेशंस पूरी हुई या नहीं हुई। उससे आप कन्वर्जेंस चेक करेंगे कि गिवन आइटरेशन में आपको रूट मिलता है या नहीं, आपका जो मेथड है वो कन्वर्ज करता है या नहीं। फिर आपने टॉलरेंस को चेक करना है, टॉलरेंस की लिमिट जो है वो अचीव हुई है या नहीं हुई। अगर तो कन्वर्ज नहीं करता तो भी एग्जिट कर जाए, अगर टॉलरेंस लिमिट अचीव नहीं होती तो भी एग्जिट कर जाए। अगर टॉलरेंस लिमिट अचीव हो जाती है तो फिर प्रिंट कर दे रूट ऑफ द इक्वेशन इज x2 एंड स्टॉप कर जाए। तो ये हमारा एल्गोरिदम है। अब इन्हीं स्टेप्स को एज इट इज प्रोग्राम के अंदर आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो सेकंड मेथड है, इसमें सबसे पहली चीज स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आपने बेसिक जो हेडर फाइल्स हैं ये जो है वो सारी डिफाइन कर दी। तो आमतौर पे ये भी 4 हैं जो मैं ऑलमोस्ट जितने हमने प्रोग्राम किए हैं सब में यही यूज करते आ रहे हैं, और ये सफिशेंट है। हमारे प्रोग्राम में जितनी चीज़ें हमने मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल किए हैं, जितने भी सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं, कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, वो सारे सफिशेंट हैं, इन हेडर फाइल से ही डिफाइन हो सकते हैं। हमें किसी और हेडर फाइल को डिफाइन करने की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने फंक्शन को डिफाइन करना है। जो भी इक्वेशन आपने सॉल्व आउट करनी है वो इक्वेशन आपने डिफाइन करनी है, हैश डिफाइन करके, डिफाइन डायरेक्टिव इस्तेमाल करके इक्वेशन को चेंज कर देंगे अगर आप कोई और प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना चाहते हैं। यहाँ एक मॉडल इक्वेशन लिखी है x³ माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस के लिए आपने यूजिंग नेम स्पेस std इंट्रोड्यूस करवा दिया। देन आपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करना है, तो ये इंट मेन करके आप मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये स्टार्टिंग मेन फंक्शन बुनियादी तौर पे हेडिंग है, ये जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ये उसका हिस्सा नहीं होगी। अगर लिखनी है तो फिर कमेंट्स बना के लिखेंगे, डबल स्लैश डालेंगे इससे पहले, जिससे उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्स को प्रोग्राम या कंपाइलर एज ए रिमार्क्स रीड करता है, एज ए स्टेटमेंट रीड नहीं करता, तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो मेन फंक्शन शुरू हो गया। अब मेन फंक्शन शुरू होने के बाद सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको आपने डिक्लेयर करना है, जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनको आपने डिक्लेयर करना है। ठीक है, सो यहाँ पे दो आपको इनिशियल गैस चाहिए, x0 x1। फिर आपको x2 भी चाहिए है, क्योंकि जो भी आप गैस करेंगे उसको आप x2 का नाम देंगे। x0 और x1 फार्मूले में यूज होंगे और x2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। f0 f1 f2 तीन फंक्शंस होंगे, दो फार्मूले में इस्तेमाल हो रहे होंगे, तीसरा आप गैस कर रहे हैं। ठीक है, ई आपकी टॉलरेंस है। ये सारे चूंकि फ्रैक्शनल वैल्यूज रखते हैं तो आपने इनको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप जो है वो असाइन किया, फ्लोट डाटा यूज किया है। इसी तरह काउंटर और टोटल नंबर ऑफ इटरेशन आमतौर पे इंटीजर होते हैं, तो उनको आपने इंटीजर डाटा टाइप से जो है वो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, जहां वैल्यू असाइन कर दी थी वहां इनिशियलाइज भी कर दिया। प्रीसियन बिल्कुल उसी तरह सेट किया जिस तरह तमाम प्रोग्राम्स में करते हैं, सेट प्रीसियन 6। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आपको डाटा वैल्यूज मिलेंगी। आपने 6 फिक्स कर दिया है, तो जितने भी आउटपुट में आपकी वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज प्रिंट होंगी, सबके डेसिमल पॉइंट के बाद
6 डिजिट होंगे। सो आपने सिग्निफिकेंट फिगर या प्रिसिजन सेट कर दी है बुनियादी तौर पे कि कितनी रखनी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनपुट्स को रीड करना। तो 4 इनपुट्स जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा था हमें रीड करनी होंगी। 2 इनिशियल गैस, एक टॉलरेंस, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस। ठीक है। सो फर्स्ट गैस, इंटर फर्स्ट गैस सी इन करके आपने एक्स नॉट को वैल्यू दे दी, सी आउट। एंटर सेकंड गैस, सी इन करके आपने x1 को वैल्यू असाइन कर दी, सी आउट। एंटर टॉलरेबल एरर, एरर टॉलरेंस आपने रीड कर ली कितनी है, सी इन ई को वैल्यू असाइन हो जाएगी जो भी यूजर या आप एंटर करेंगे। सी आउट एंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस, सो सी इन करके n को वैल्यू असाइन कर देंगे जितनी भी मैक्सिमम नंबर आइटरेशन यूजर ने एंटर की है। ठीक है। अब मेन प्रोग्राम में आउटपुट को डिस्प्ले करने से पहले जो है हम एक स्टैटिक की लाइन डिस्प्ले करेंगे, फिर मेथड का नाम डिस्प्ले करेंगे और फाइनली हम जो है फिर स्टैटिक की लाइन डिस्प्ले करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एक लाइन में भी ये काम चला सकते हैं जिसमें मेथड का नाम लिखा हो। आप लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकंड मेथड, वट एवर यू लाइक, राइट। तो अब जो बुनियादी ज़रूरतें थी वो पूरी हो चुकी हैं। तो जब आपने इनपुट भी रीड कर ली, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए, सारा काम कर चुके हैं, अब बारी आती है अप्लाई करने की सेकंड मेथड। इसमें भी पैटर्न मैंने वही रखा है जो पिछले सारे प्रोग्राम्स में था, ताकि आपको एक जैसे पैटर्न पे प्रोग्राम्स आसानी से समझ भी आ सके और आपको याद रखने में भी आसानी हो। डू व्हाइल लूप इस्तेमाल किया है और फंक्शंस को आपने जो है वो रीनेम किया है इस तरह, जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट उसको एफ नॉट को असाइन कर देंगे, एफ ऑफ एक्स वन को आप एफ वन को असाइन कर देंगे। फिर आप चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर तो नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैथ एरर आ जाएगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है। तो आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाए, इसका मतलब ये है कि आप एक्स नॉट और एक्स वन में से किसी एक को चेंज करें ताकि ये बराबर ना रहे, सो दैट मैथ एरर ना आए, ताकि आप सेकेंड मेथड अप्लाई करके देख सकें। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आप सेकेंड मेथड को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये फार्मूला सेकेंड मेथड का x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x1 माइनस x नॉट मल्टीप्लाई बाय f1 ओवर f1 माइनस f नॉट। ये सेकेंड मेथड अप्लाई कर दिया तो ये वो पॉइंट आ गया जहां पे जो सेकेंड लाइन थी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट होगा आपका x2। इस पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो होगी f2 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो अब आपने पॉइंट भी फाइंड कर लिया और आपने उस नए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब आपने उसको चेक करना है कि क्या फंक्शन की वैल्यू 0 हुई या नहीं। अगर 0 हो गई तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट रूट है, अगर नहीं हुई तो आप कहेंगे कि ये रूट नहीं है, तो आप अपनी सर्च को जारी रखेंगे। ठीक है। तो स्क्रीन पे आप सी आउट करके प्रिंट करवाएंगे आइटरेशन, आइटरेशन का नंबर आ जाएगा, स्टेप की वैल्यू, फिर आप टैब देंगे, x2 को स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे कि ये x2 है, x2 इज इक्वल टू दिस। सेट विड्थ करके आपने स्पेस ऑक्यूपाई की है कि 10 स्पेसेस आपने ऑक्यूपाई कर ली x2 के लिए। ठीक है। फिर आपने x2 की वैल्यू सामने प्रिंट करवा दी। अब डबल कोटेशन में जो जो चीजें थी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डबल कोटेशन में जो भी कुछ लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता, एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होता है। ठीक है। सो x2 की वैल्यू यहाँ पे जाके स्क्रीन पे, ये जो वैल्यू है ये स्क्रीन पे प्रिंट होगी क्योंकि ये डबल कोटेशन में आपने नहीं लिखा। फिर आपने लिखा है डबल कोटेशन में एंड एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू, ये डबल कोटेशन के अंदर ये स्टेटमेंट एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, विड्थ फिक्स होगी और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो इस इक्वल के सामने जो है वो स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगी। एंड लाइन, लाइन को चेंज कर देगा। एक बार जब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाए तो लाइन चेंज हो जाए आउटपुट पे। तो एक बार आपने सेकंड मेथड अप्लाई कर लिया, अब मेन स्टेप आता है कि इसके बाद आपने अगले स्टेप से पहले क्या करना है। तो अगले स्टेप से पहले आपने क्या करना है, पॉइंट्स को इंटरचेंज करना है। x1 जो भी था वो उसको अब x नॉट बना दें, f1 जो भी था उसको अब आप f नॉट बना दें। आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं ना। नेक्स्ट आपने क्या किया, x2 जो आपने कैलकुलेट किया वो x1 को असाइन कर दें और f2 जो आपने कैलकुलेट किया है वो f1 को असाइन कर दें, राइट। तो अब आपके पॉइंट इंटरचेंज हो गए। आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, एफ नॉट इज इक्वल टू f1, f1 इज इक्वल टू f2। अगर आपने पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दिया तो ये चीज ऑटोमेटिकली भी हो सकती है क्योंकि आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है।
तो अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो ये चल सकता है, क्योंकि आपने f(x)(1) और f(x)(2) यूज नहीं किया, तो इसलिए इस तरह भी इसको देखा जा सकता है। अब बार बार उसको वहां से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फंक्शन से इनपुट नहीं लेगा, बल्कि यहाँ से ही वैल्यूज को रिप्लेस करवा के और बार बार जो है वो अप्लाई करके देखता रहेगा। उसके बाद ये काउंटर वेरिएबल में आपने स्टेप ऐड किया है, ये काउंटर है, गिनती कर रहा है कितनी आइटरेशंस हो चुकी हैं। जब गिनती हो रही है तो साथ साथ आपने चेक भी करना है कि मैक्सिमम आइटरेशंस अचीव हुई या नहीं हुई। अगर तो मैक्सिमम आइटरेशन अचीव हो जाती हैं, सो इफ स्टेप आर ग्रेटर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस, तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट कर दे, नो कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। इसका मतलब है कि जितनी आइटरेशंस अलाउ थी उतनी हम करके देख चुके हैं, रूट नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड मेथड कन्वर्ज नहीं कर रहा इस केस में, तो प्रोग्राम को एग्जिट कर दें। ठीक है, अगर आइटरेशंस पूरी नहीं हुई, रूट फाइंड किए जा रहे हैं, तो आपने चेक करना है कि जो रूट आपके पास आया है क्या वो 0 के करीब है, और 0 के करीब भी लिमिट है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरोज तक आपको वैल्यू चाहिए, तो टॉलरेंस आपने ऊपर डिफाइन की थी। तो आपने चेक करना है कि f2 की एब्सोल्यूट वैल्यू f एब्सोल्यूट ऑफ f2 इज ग्रेटर देन टॉलरेंस। जब तक फंक्शन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो टॉलरेंस से बड़ी हो, तब तक आपने इस मेथड को रिपीट करते जाना है। ये आइटरेटिव मेथड है, ये अपनी कैलकुलेशंस को रिपीट करता रहेगा। जैसे ही टॉलरेंस लिमिट अचीव हो जाएगी, या तो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाए, या इतनी छोटी आ जाए कि बहुत ही क्लोज टू 0 हो और टॉलरेंस के बराबर आ जाए या उससे छोटी हो जाए, तो फिर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरह हमारा मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टॉलरेंस कंप्लीट होने पर टर्मिनेट हुआ है, अभी आइटरेशंस बाकी थी। तो जो भी आपकी आखिरी x2 होगा वो हमारा रूट होगा। ठीक है, सो फाइनली आप सी आउट करके एंड लाइन रूट इज करके x2 को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे, रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड मेथड का बेसिक प्रोग्राम था। सिंपल प्रोग्राम है, आपको इसकी समझ आई होगी। ये इसका आउटपुट पैटर्न है। जो जो स्टेटमेंट्स हमने लिखवाई थी, देखें जो जो चीजें डबल कोटेशन में थी वो एज इट इज आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। जैसे एंटर फर्स्ट गैस और कॉलन, ये वैल्यू आपने डबल कोटेशन में लिखी थी, यहाँ एज इट इज आ गई, हमने एंटर किया 0। इंटर सेकंड गैस हमने एंटर कर दिया 1। इंटर टॉलरेंस या टॉलरेबल एरर, तो हमने 5 0 के बाद सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है 0.000001। ठीक है, अब ये चूंकि वैल्यू 0 के बहुत करीब है, तो इसके बराबर या इससे छोटा हो जाता है तो हम उसको रूट कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये बहुत ही 0 के क्लोज हो गई है फंक्शन की वैल्यू, तो अब इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन इसने 10 एंटर की हैं। ठीक है, ये चेंज की जा सकती है, यूजर पे डिपेंड करता है उसे कितनी चाहिए, उसके पास टाइम कितना है, उसके पास जो कंप्यूटर है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी कंप्यूटेशनल सलाहियत जो है वो कितनी है, उस हिसाब से आप इसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड, ये आपने डॉटेड लाइन ड्रा की थी, सेकंड मेथड लिखा था, फिर ये स्टैटिक की लाइन ड्रा की थी। उसके बाद ये जो दरमियान में आपने सी आउट स्टेटमेंट लिखी है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। आइटरेशन 1 x2 ये है, f of x2 ये है। ठीक है, आइटरेशन 2 x2 आपका ये है और f of x2 ये है। आइटरेशन 3 ये एंड सो ऑन। आइटरेशन 9 पे जाके ये देखें x2 ये आपके पास आया और f of x2 की वैल्यू टॉलरेंस के बराबर आ गई, तो आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि x2 ही हमारा रूट है, तो इस वैल्यू को हमने आउटपुट में प्रिंट कर दिया, रूट इज दिस। तो इसका हमारा सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये थी जी सेकंड मेथड की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। आपने यकीनन इससे भी कुछ नया सीखा होगा। इसको आप स्टडी कीजिएगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे डिफरेंट जो आपके ज़राए हैं उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।